जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी बूस्टर डोज की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम अपनी बूस्टर डोज जो चौथी है इसके अंदर आपकी फर्स्ट बुक के जो 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करूंगा। सबसे पहले तो आप जैसा अच्छे से जानते हो भी इस चैप्टर से 1+1 यानी 2 नंबर के प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन एक चीज और बता दूं, भूगोल के अंदर ज्योग्राफी के अंदर जो ब्लूप्रिंट होता है फाइनल पेपर के अंदर उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ एक नंबर की 2 प्रश्नों की बात 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए कहा गया है। इसमें ऐसा भी हो सकता है भी 2 नंबर का 1 प्रश्न आ जाए, या जैसा ब्लूप्रिंट में कहा 1 नंबर के 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। और इसमें से मानचित्र का प्रश्न भी आ सकता है, जिसकी हम अलग से अब सीरीज चलाई रखी है, उसमें हम अलग से बात है वो कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर का विश्व मानचित्र का प्रश्न भी आना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। और अपना पहला प्रश्न है कि प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताइए। प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं कहें, प्राथमिक गतिविधियां कहें, उनके नाम। तो ध्यान रखिए ये रहे सभी प्राथमिक क्रियाओं के इंपॉर्टेंट जो बात है वो। एक आखेट, शिकार करना, भोजन संग्रह करना, पशु चारण करना, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एग्रीकल्चर करना, खनन कार्य करना। ये 7 प्रमुख एक्टिविटीज हैं जिनको हम प्राथमिक क्रियाओं के अंदर शामिल करते हैं। तो यहाँ नाम पूछा है, 2 नाम पूछे जा सकते हैं, 4 पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये बातें तो अच्छे से याद ही होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। तो ये कहीं न्यू टाइप के प्रश्नों में भी, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये भी, निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रिया है या कौन सी नहीं है। तो इसके साथ साथ फिर हमें द्वितीय तृतीय क्रियाओं की जानकारी होना भी जरूरी है, जो आगे जाकर हम बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाल कॉलर श्रमिक से क्या तात्पर्य है। भी लाल कॉलर श्रमिक है वो किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ ये रहा इसका आंसर। प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोग हैं वो लाल श्रमिक कहलाते हैं, और वो भी घर से बाहर। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं भी घर से बाहर प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोग हैं वो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। परिभाषा आप अपने तरीके से इजी कर सकते हो। भी घर के अंदर ही खेती कर रहा है तो उसे क्या लाल कॉलर श्रमिक कहेंगे। श्रमिक मजदूर तो उसे कहते हैं जो दूसरी जगह जाकर काम करता है, अपने घर पर नहीं, घर से बाहर जाकर काम करता है। भी आपके पापा खेत में काम कर रहे हैं, खुद का खेत है, तो उन्हें आप थोड़ी लाल कॉलर श्रमिक कहेंगे, वो तो खुद का मालिक है उस खेत का। तो ध्यान रखिए घर से बाहर प्राथमिक क्रियाएं करने वाले जो लोग हैं उन्हें हम जो लाल कॉलर श्रमिक है वो कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उन 2 क्रियाओं के नाम बताइए जिन पर आदिम कालीन मानव, प्राचीन जो मानव है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता रहता है। आदिम कालीन मानव अपने जीवन यापन के लिए जिन क्रियाओं पर डिपेंड रहता था, तो वो 2 इंपॉर्टेंट क्रियाएं कौन सी है। नंबर 1 आखेट, शिकार करना, और दूसरा है भोजन संग्रह करना। ये 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। तो इस प्रश्न के अंदर ध्यान रखिए ये 2 नाम आपको लिखने हैं भी। प्राचीन भोजन संग्रह और आखेट है, ये प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। ये प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। तो इस प्रश्न का ये उत्तर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रह रहा है। अगला प्रश्न है कि हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है। यानी बर्फीले क्षेत्रों के अंतर्गत कोई चीज इधर उधर ले जानी है तो किन का प्रयोग होता है। तो उत्तर है अपना ध्रुवीय भालू और एक है रेंडियर, इनका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व के उन 2 क्षेत्रों में भोजन संग्रहण किया जाता है। किन 2 क्षेत्रों में भोजन संग्रहण किया जाता है, आपको उसके नाम हैं वो बताने हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। वो 2 इलाके कौन से हैं। तो इसके अंदर आप देखिए, पहला तो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, जिनमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली है वो शामिल रहते हैं। दूसरा है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश है वो शामिल रहता है। तो उच्च अक्षांश क्षेत्र में कौन सा इलाका है वो ध्यान रख लीजिए। और निम्न अक्षांश क्षेत्र के अंदर सीधा ही आप लिख दो कि अमेजन बेसिन हो गया, अफ्रीका क्षेत्र हो गया और दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया, ये इसके अंदर शामिल रहता है मुख्यतः जहां भोजन संग्रहण किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, वो है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं, ये सब क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो पहले अपने को ये तो पता हो भी आर्थिक क्रियाएं कहते किन्हें हैं। तो मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, जिस काम को करने से इंसान को पैसा मिलता है, वो सारी क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया है, वो कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन परिभाषाएं याद होनी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है कि चिक्कल क्या है और ये किससे बनता है? अच्छा प्रश्न है, चिक्कल क्या है और किससे बनता है? तो च्युइंगम खाई होगी आपने। च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिक्कल कहते हैं। अक्सर जो कई बार शरारती विद्यार्थी मेज वगैरह पर चिपका देते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा, वो चिक्कल ही होता है। तो च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचा भाग है वो चिक्कल कहलाता है। और ये जो है किससे प्राप्त होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेपोटा वृक्ष है, जेपोटा वृक्ष है, उसके दूध से ये बनता है। तो अच्छे से दिमाग में रखिएगा, बहुत प्यारे प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चलवासी पशु चारकों की संख्या घटने के 2 कारण लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलवासी पशु चारक है, जो पशुओं को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, उनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। तो उसके कारण क्या है? तो 2 महत्वपूर्ण कारण है। एक तो है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, देशों ने, राज्यों ने अपनी बाउंड्रियां हैं वो डिसाइड कर रखी है। दूसरा है भी कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बना ली है। तो जब वहां नई बस्तियां बसाई जा रही है, नई नई बिल्डिंगें वहां पर बन रही है, तो सीधी सी बात है पशुचारण के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो एक तो पॉलिटिकल रूप से सीमाओं का सीमांकन है वो कर लिया गया है, और वहां पर नई नई कॉलोनियां, नई नई बस्तियां बसाने की योजना हो गई है। तो इस वजह से चलवासी पशुचारकों की संख्या है वो घट रही है। बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छे से समझकर तैयार कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार लिखिए। तो खाली नाम लिखना है, हमें अच्छे से पता है। एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, तो दूसरी कौन सी है? चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है। तो ये दोनों नाम अच्छे से आप दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है कॉफी, ब्राजील के कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। और ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, फेजेंडा क्या है? फेजेंडा क्या है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी उत्तर बनकर आ सकता है और उत्तर है वो प्रश्न के रूप में। दोनों ही बात घुमा दी जाती है कई बार। आप कहीं सोचे भी सर ने तो ये बताया था ब्राजील के कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं, हमने तो फेजेंडा याद रख लिया, लेकिन प्रश्न आ गया फेजेंडा क्या है, तब इसका मतलब अब ये उत्तर हो गया भी ब्राजील के अंदर कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, तब ये बात लिखनी होगी। बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर सिंपल सी परिभाषा का, एग्रीकल्चर कृषि का अर्थ बताइए। हम कहते हैं खेती करना, खेती करना कहते किसे हैं भाई? तो खेतों को जोतना, फसलें उगाना और पशुओं के पालन पोषण की क्रिया है वो कृषि कहलाती है। तो अगर आप इतना लिखते हो तब भी से, ये खेतों को जोतना और फसलें उगाना ये कृषि कहलाता है। और साथ में आपको पता है एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुओं को भी हम पालते हैं, तो ये बात भी साथ में लिख देते हैं। तो खेतों को जोतना, फसलें उगाना और पशुओं के पालन पोषण की क्रिया है वो एग्रीकल्चर कृषि है वो कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में कौन सा देश विशिष्ट स्थान रखता है? ट्यूलिप पुष्प है, इसकी खेती कहां पर होती है? तो नीदरलैंड में होती है। तो ट्यूलिप प्लांट की खेती है वो नीदरलैंड देश के अंदर होती है। उसके बाद मिश्रित कृषि की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता, तो इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों किए जाते हैं। जब खेती और पशुपालन दोनों साथ किए जाते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। आप अपनी भाषा में भी इजी तरीके से ऐसे लिख सकते हो भी खेती और पशुपालन दोनों साथ करना मिश्रित कृषि है वो कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, किस प्रकार की कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है भी, किस प्रकार की जो कृषि है जिसे सोवियत संघ, जो यूएसएसआर जिसको हम कहते हैं, वहाँ कोलखोज के नाम से जिसे जाना जाता है। तो कौन सा है इसका सही उत्तर? तो देखिएगा वो है सामूहिक कृषि को। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ के अंदर कोलखोज के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सामूहिक कृषि। और इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है? यही कि इसमें उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो संपूर्ण समाज का और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। अच्छा प्रश्न बनता है इसका,
कि सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत क्या है, वो भी ध्यान में रखिएगा। अब एक और प्यारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए क्षेत्र और घास के मैदानों को सुमेलित कीजिए। अच्छे से तैयार कर लेना भाई, कहीं ना कहीं ये चाहे एबेसैदे में कहीं भी ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है वो रहती है। भी एक तरफ एरिया दे रखा है तो दूसरी तरफ घास के मैदान, तो समझिएगा यूरेशिया में घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैंने स्कूल में भी देखा, जैसे इसी प्रश्न को तैयार किया तो उन्होंने देखा अभी पीडीएफ में यही दे रखे हैं, ऊपर वाले 2 मिला दो और नीचे वाले 2 मिला दो और फिर नीचे वाले 2 मिला दो। अगर एग्जाम में इधर उधर थोड़ा सा और ऊपर नीचे कर दिया तो गच्चा खा जाते हैं। इसलिए आपको समझ के भी यूरेशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन है ना सबसे नीचे है, और न्यूजीलैंड में इसे कैंटरबरी कहा जाता है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा। और यही जो अभी मैंने एक प्रश्न की बात कही भी, सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत क्या है, कितना प्यारा प्रश्न बन रहा है। इसमें उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है, मालिकाना हक है, वो संपूर्ण समाज का है और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। भी मिलकर कृषि है वो की जाती है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विवृत, जिसे धरातलीय खनन भी कहते हैं, विवृत को ही धरातलीय खनन कहते हैं, कि खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। क्यों है? क्यों है? ध्यान रखिए, विवृत या धरातलीय जो खनन है वो खनिजों के खनन का सबसे सरल तरीका है। ये रिक्त स्थान में बन जाएगा, तो ये क्यों वाला हट गया, सस्ता तरीका है, बीच में कहीं खाली जगह छोड़ दी, शुरू में ही छोड़ दी। खनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, तो उत्तर क्या हो गया, विवृत धरातलीय हो गया। तो क्यों है उसका उत्तर देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक उपायों और उपकरणों में अतिरिक्त खर्च है वो बहुत कम होता है और उत्पादन जल्दी और अधिक होता है। तो इस प्रकार से जब खनन किया जाता है तो ज़्यादा सुरक्षा के ऊपर जो उपाय हैं या उपकरण हैं उन पर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए उत्पादन जल्दी प्राप्त हो जाता है और अधिक प्राप्त होता है। तो इसलिए इसे सबसे सस्ती विधि है वो कहा जाता है। खनन की 2 विधियां हैं, हमें पता है, धरातलीय खनन और दूसरा कौन सा है, भूमिगत खनन है। और धरातलीय खनन को ही हम क्या कहते हैं, विवृत खनन कहते हैं। विवृत खनन ऊपर बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण और शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों नहीं, वो जो विकसित देश है वो खनन का कार्य क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? खनन है, प्रसंस्करण या शोधन, क्यों पीछे हट रहे हैं? अप्लाइड क्वेश्चन है, बोध ज्ञानोपयोग आधारित प्रश्न है, उसके आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं। क्योंकि इसमें श्रमिक लागत है वो अधिक आने लग गई, श्रमिकों को जो अधिक वेतन वगैरह देना पड़ता है, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए विकसित देश ऐसा माथापच्ची है वो नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, अब दूसरा, विकसित देश तो इसको छोड़ रहे हैं लेकिन विकासशील देश इसको अपना रहे हैं। विकासशील देश खनन कार्य को क्यों महत्व दे रहे हैं? दोनों विपरीत हो गई बातें, क्यों महत्व दे रहे हैं? इसके उत्तर की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर कि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए इस कार्य को महत्व दे रहे हैं। क्योंकि विकासशील देशों में क्या है, श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, खूब है वहां पर, तो और सस्ता भी मिल जाता है श्रमिक, तो इसलिए वो सोच रहे हैं भी क्यों ना हम खनन नहीं करें, ताकि आमदनी होगी और लोगों का रहन सहन यानी सामाजिक जीवन है वो थोड़ा सुदृढ़ हो जाएगा। तो इसलिए विकासशील देश है वो इसको महत्व है वो दे रहे हैं। आप अपनी भाषा में आंसर दे सकते हो या रटी रटाई बात लिख सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, बशर्ते कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो बात आप लिखना चाहें उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगला प्रश्न है कि खनन कार्य की लाभप्रदता किन 2 बातों पर निर्भर करती है? जब हम खनन कार्य करते हैं तो 2 बातों पर यानी 2 कारकों पर निर्भर करती है। एक है भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। भौतिक कारक में बात करें तो इसमें खनिजों के निक्षेपों, निक्षेप यानी जमाव, तो खनिजों के जमाव का आकार कैसा है, श्रेणी कैसी है और उपस्थिति की अवस्था को शामिल करते हैं। कितना खनिज जमाव है, किस प्रकार का खनिज वहां पर निकल रहा है, ये सारी चीजें। आर्थिक कारक में है भी उस खनिज की मांग कितनी है, उसकी तकनीकी ज्ञान, उसको निकालने का तरीका और उसका उपयोग, उसकी कोई चीज निकल रही है तो उसका उपयोग भी तो पता होना चाहिए, वरना कौन खरीदेगा। उपलब्ध पूंजी, उसको निकालने हमारे पास कितनी पूंजी है, यातायात और श्रम पर
होने वाला खर्च है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड रहती है। तो इसका मतलब भौतिक और आर्थिक कारक आगे, खनन को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारक कौन से हैं, वो इस प्रश्न के अंदर हमें उत्तर के रूप में लिखने होती है। अगला प्रश्न देखें कि डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। डेयरी का जो कार्य करते हैं वो नगरीय और औद्योगिक केंद्र यानी शहरों के नज़दीक ही ज़्यादा क्यों किया जाता है। सोचिए अब आप, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। शहरों को आपको पता है, गाँव से लोग दूध बेचने के लिए वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर ताज़ा दूध की डिमांड और अन्य जो डेयरी उत्पाद हैं उनकी डिमांड है वो ज़्यादा रहती है। तो इसलिए डेयरी कार्य है वो आपने देखा होगा शहरों के आसपास के गांव के लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं, तो इस लाभ के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण के अधिक महत्व नहीं होने के कारण बताइए। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण, हमने भोजन संग्रहण के उच्च अक्षांशीय और निम्न अक्षांशीय वाली बात कर ली, तो भोजन संग्रहण है वो आजकल अधिक महत्व का काम नहीं रह गया है। इसका क्या कारण है। बहुत प्यारा प्रश्न है ज्ञानोपयोग का, क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद है वो विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। बाजार के अंदर जो चीज़ बनकर आ रही है उसके अंदर ये चीज़ भोजन संग्रहण जो सिंपल जो चीज़ें होती है वो वहाँ कंपटीशन में पिछड़ जाती है, लोग इनको खरीदना पसंद नहीं करते। कई प्रकार की अच्छी किस्म और कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्ण कटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण के उत्पादों का स्थान है वो ले लिया है। तो इसलिए आप देख रहे हो भी बाजार के अंदर ये कंपटीशन नहीं कर पा रही है। लोगों को लगता है ब्रांडेड चीज़ लेंगे, ब्रांडेड। डायरेक्ट अगर नेचर से आई चीज़ आप बाजार में बेचोगे तो कौन खरीदेगा, समझ में नहीं आती लोगों को। आजकल लोगों को शीशे के घर में जो चीज़ मिलती है ना और थोड़ी महंगी मिले वो अट्रैक्ट करती है, इसलिए ब्रांड के पीछे भागते हैं। तो समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो। चारों तरफ तड़क भड़क की बातें हो रही है आजकल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वाणिज्य पशुधन पालन एक विशिष्ट गतिविधि है। ऐसी लाइन आ सकती है, कोई भी किताब की एक लाइन उठा दी, वाणिज्य पशुधन है जो व्यापारिक रूप से किया जाता है, एक विशिष्ट गतिविधि है, स्पष्ट कीजिए, समझाना है आपको। तो ये भी ज्ञानोपयोग आधारित बात है, यानी इस लाइन को एक्सप्लेन करना। तो देखिएगा, वाणिज्य पशुधन पालन एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के जो पशु है वो पाले जाते हैं, एक ही प्रकार के। प्रमुख पशुओं में वो भेड़ हो सकती है, बकरी, गाय, बैल या घोड़े हो सकते हैं। इनसे प्राप्त जो मांस, खाल है उनकी, और उनको वैज्ञानिक ढंग से प्रोसेसिंग कर डिब्बा बंद करके विश्व के बाजार के अंदर निर्यात किया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, उनकी बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन है वो किया जाता है। तो इस वजह से आप देख रहे हो वाणिज्य पशुधन पालन एक विशिष्ट गतिविधि है। इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, चाहे वो गाय भैंस पाल लो, भेड़ बकरी, कोई भी एक, और बहुत ही उनका केयर किया जाता है। यूं अगर गांव में सीधा जो पशुपालन करते हैं हम खेती के साथ साथ, उनसे कहीं ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य ही व्यापार है, लाभ कमाना है, तो पशुओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। और इस प्रकार की व्यापारिक कृषि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इन देशों में है वो ज़्यादा होती है यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न, कि विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है। विस्तृत पैमाने के ऊपर, बड़े पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के जो साधन और प्रशीतक यानी ठंडे जो कोल्ड स्टोरेज है उनके विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है। कितना अच्छा प्यारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिएगा, विकसित यातायात के साधनों और प्रशीतकों के उपयोग से डेयरी उत्पादकों को अधिक समय तक संरक्षित और पाश्चुरीकरण करके उन्हें लंबी दूरियों तक भेजा जा सकता है। फायदे हो गए ना, एक तो उन्हें संरक्षित और पाश्चुरीकरण कर लिया जाता है और उन्हें लंबी दूरियों तक आसानी से भेजा जा सकता है। ये फायदा रहता है जो विस्तृत पैमाने पर की जाने वाली डेयरी कृषि के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना। तो बताना है आपको स्थानांतरित कृषि है वो किस प्रकार से ज़्यादा लाभप्रद नहीं है। आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो अच्छा है।
थोड़ी सी बात कर लें भी क्या है, तो हमें पता है भी स्थानांतरित कृषि है वो एक अस्थायी कृषि है। इस प्रकार के कृषि उत्पादन में वनस्पतियों को हानि पहुंचती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जंगलों को जलाया जाता है। स्थानांतरित कृषि में यदि मृदा के उपजाऊपन में कमी हो जाती है तो भूमि को छोड़ना पड़ता है। अभी आपने यहाँ पर कोई जंगल है, आपने उनको जलाकर उसकी राख के अंदर यहाँ पर अब अपनी खेती करना स्टार्ट कर दी। कुछ समय बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो मृदा का उपजाऊपन है वो कम हो गया, तो आप क्या करेंगे, इस जगह को छोड़कर अगले किसी जंगल को जलाओगे, तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो भूमि को छोड़ना पड़ता है और दूसरे क्षेत्रों की भूमि की वनस्पतियों को काटकर जलाकर उन क्षेत्रों में कृषि के लिए साफ किया जाता है, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। इस कृषि को पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता है, इसलिए इस कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को तैयार है वो कीजिएगा। इस चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं जिनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये चीज़ें टेलीग्राम के ऊपर भी उपलब्ध हैं, तो इसलिए अच्छे से इनको अभ्यास में लाना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपने इनको पढ़ लिया है, मैं चाहता हूँ इनको बार बार पढ़ें। कुछ पाठ्यपुस्तक के अंदर के प्रश्न हैं, कुछ पाठ्यपुस्तक के बाहर के प्रश्न हैं, तो अच्छे से इनको दिमाग में सेट है वो कीजिएगा। बचे हुए प्रश्नों को भी हम जल्द ही यहाँ पर बूस्टर डोज के माध्यम से उनका भी अध्ययन है वो करेंगे। सुनने मात्र से भी बहुत बड़ा फायदा है वो मिल जाता है। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार सतत प्रयास करते रहिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।